हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 जुलाई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो मेन हेडिंग बनाई गई है वो है विपक्ष का ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा। कल जो मानसून सत्र शुरू हुआ है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ये टिप्पणी दी है क्योंकि विपक्षी लोगों ने ये मौका तक नहीं दिया कि जो नए मंत्री बने हैं उनका परिचय कराया जा सके। यानी इतना हंगामा किया गया कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और जो नए मंत्री बने हैं वो अपना परिचय भी नहीं दे पाए। 19 जुलाई से नया मानसून सत्र इस वर्ष का शुरू हुआ है और उस पर भी पहला जो सत्र था वो हंगामे की भेंट चढ़ गया है और इसमें प्रधानमंत्री ने काफ़ी तक टिप्पणी की है। मानसून सत्र के पहले दिन संसद में हंगामे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। हंगामे के चलते प्रधानमंत्री अपने नए मंत्रियों का सदन में परिचय तक नहीं करा पाए। इससे खफा मोदी ने विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों की मानसिकता पर सवाल उठाए। इससे पहले उन्होंने सदन में विपक्ष का ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने भी प्रधानमंत्री को मंत्रियों का परिचय कराने से रोकने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। आपको कल के वीडियो में बताया गया था कि संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र जो फरवरी से लेकर मई तक चलता है। उसके बाद होता है मानसून सत्र जो जुलाई से अगस्त तक चलता है। उसके बाद होता है शीतकालीन सत्र जो नवंबर और दिसंबर में चलता है। तो 3 सत्र होते हैं संसद के और ये हमारा दूसरा सत्र चल रहा है मानसून सत्र जो कल हंगामे की भेंट चढ़ गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है सेवा के बजाय उद्योग बन गए हैं अस्पताल। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफ़ी तक टिप्पणी करी है और ये बोला है कि जो अस्पताल जनता की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए या आम लोगों की सेवा के लिए होते हैं अब वो पूरी तरीके से व्यावसायिक केंद्र बन चुके हैं। वहाँ ये टिप्पणी तब आई है जब कोविड-19 की वजह से जो अप्रैल और मई में हालात थे, अस्पतालों ने पैसे वसूले हैं खूब और वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो नियम होते हैं भवन मानकों के और अग्नि सुरक्षा के उसकी भी अनदेखी की जाती है। इसी के तहत ये टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अस्पतालों के मौजूदा रवैये पर तक टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि मानवता की सेवा करने के बजाय अस्पताल उद्योग की तरह हो गए हैं। भवन मानकों और अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले अस्पतालों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इंसानों की जान की कीमत पर इसके संचालन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बेहतर हो कि ऐसे अस्पताल बंद कर दिए जाएं। राज्य सरकार को स्वास्थ्य व बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ व MR शाह की पीठ ने गुजरात में पिछले साल कोविड अस्पताल में लगी आग के मामले में सुनवाई के दौरान ये बात बोली है। आपको पता होना चाहिए कि मार्च 2011 के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सरकारी अस्पतालों की कुल संख्या जो है वो 11,933 थी। इन अस्पतालों में कुल 7.84 लाख मरीजों के लिए बिस्तर उपलब्ध थे। इनमें से 1.60 लाख बिस्तर ग्रामीण इलाकों में हैं और शहरी इलाकों की स्थिति 4,146 अस्पतालों में 6.18 लाख बिस्तर है। NGO की तादाद सिर्फ स्कूलों और अस्पतालों से ही ज़्यादा नहीं है देश में, यानी कि NGO आप कह सकते हैं अस्पताल से ज़्यादा हैं। केंद्र सरकार के पास केंद्र सरकार ने कुल 22 एम्स की स्थापना की है, स्वीकृति दी है। भारत में वर्तमान में 15 एम्स क्रियाशील हैं और 8 बन रहे हैं, यानी टोटल 23 एम्स हो गए। 15 ऐसे एम्स हैं जो कार्य कर रहे हैं और 8 का निर्माण चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है तालिबान के साथ है पाक के 21 आतंकी संगठन। देखिए भारत में जो अफगानिस्तान के राजदूत हैं फरीद मामून जई, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो तालिबान अब धीरे धीरे अफगानिस्तान पर हावी हो रहा है उसमें सिर्फ तालिबान का ही हाथ नहीं है अफगानिस्तान को नियंत्रित करने में, उसमें पाकिस्तान के 21 आतंकवादी संगठन भी कार्य कर रहे हैं और ये लगभग 2 दशक से वहाँ पर चल रहा है।
उसमें कमी कब आई थी? कमी तब आई थी जब अमेरिकी सेना की वहाँ पर एंट्री हुई थी। उसके बाद अब वहाँ पर स्थिति फिर से भयावह बनती जा रही है, क्योंकि अमेरिकी सेना सितंबर तक वहाँ से वापसी कर रही है। इसमें फरीद महमूद ने बताया कि 21 आतंकी संगठनों के सदस्यों की बड़ी संख्या यहाँ पर शामिल है। अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना शुरू कर दिया है। इन सूचनाओं में भारत की चिंता भी बढ़ी है, क्योंकि जिन आतंकी संगठनों के तालिबान के साथ शामिल होने की बात हो रही है, वे सभी भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। इन संगठनों का तालिबान के साथ युद्धरत होना कश्मीर को लेकर भारत की सुरक्षा चिंता को भी बढ़ाता है, क्योंकि एक तरीके से पाकिस्तान ने एक फरमान जारी किया है अपने आतंकी संगठनों को कि वहाँ पर जो भारत के सहयोग से जितने भी कार्य चल रहे हैं, जितने भी पुलों का निर्माण किया जा रहा है, बांध का निर्माण किया जा रहा है, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उसको पूरी तरीके से या तो बर्बाद कर दिया जाए या फिर उसको प्रभावित किया जाए। और भी इस टॉपिक का डिस्कशन हम आर्टिकल पेज पर करेंगे, क्योंकि आज वहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबानी वर्चस्व के खतरे नाम का एक आर्टिकल है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे 3 गांवों में 100% टीकाकरण। देखिए, जम्मू के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे 3 गांव, अब ये 3 गांव कौन से हैं? मंगूचक, दौलिया और कुलिया गांव। इसमें 100% टीकाकरण हो चुका है, प्रशासन ने ऐसा दावा किया है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5 किलोमीटर के दायरे में ये गांव बसे हुए हैं। इन गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने पैदल चलकर ही लक्ष्य हासिल किया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन गांवों में लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन सभी ने पूरी मेहनत के साथ काम किया है। सांबा जिले की उपायुक्त अनुराधा गुप्ता का कहना है कि ब्लॉक राजपुरा के इन तीनों गांव मंगूचक, दौलिया और कुलिया में 100% टीकाकरण एक बड़ी उपलब्धि है। 18 से 44 वर्ष और 45 से अधिक आयु वर्ग के कुल 370 लगभग लोगों का टीकाकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि मंगूचक गांव तो सीमा पर जीरो लाइन पर बसा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो है अफगानिस्तान में तालिबानी वर्चस्व के खतरे, और ये आर्टिकल लिखा है पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक आर विक्रम सिंह द्वारा। देखिए, आर्टिकल में जो अफगानिस्तान और तालिबान की मेन समस्या है, या कह सकते हैं पाकिस्तान की जो साथ समस्या है, वो उस पर फोकस किया गया है। यहाँ पर आर विक्रम सिंह ने ये बताया है कि जो अफगानिस्तान में हालात बने हुए हैं, उसका मुख्य कारण अफगानिस्तान और हमारे बीच को विभाजित करने वाली रेखा जो कि डूरन लाइन है, उसे बताया गया है। पहली तो डूरन लाइन है जो अफगानिस्तान और आज के पाकिस्तान की सीमा है। दूसरी रेड क्लिफ लाइन है जो बंटवारे के दौर में मारे गए हिंदुस्तानियों के खून से नई पंजाब और सिंध से होकर खींची गई थी। तो इसमें मेन फोकस रेखा पर किया गया है, और जिस तरीके से चाइना ने सीपेक प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ मिलकर शुरू किया है, उस पर भी इस आर्टिकल में फोकस किया गया है। अफगानिस्तान में किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं, तालिबानी वर्चस्व किस तरीके से खतरा है अफगानिस्तान के लिए, भारत के लिए और विश्व समुदाय के लिए, इन सभी पॉइंट्स को इस आर्टिकल में कवर किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अफगान समस्या आखिर है क्या? अफगानिस्तान में भारत की क्या भूमिका है? आज ऐसे कई सवाल उभर आए हैं। अफगानिस्तान की विकास योजनाओं, सड़क, बांध, स्कूल, अस्पताल, संसद भवन आदि के निर्माण में जो भारत की भूमिका रही है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। अगर हम शांति काल की बात करें, यहाँ पर आर्टिकल में बताया गया है, तो भारत जो है वो अफगानिस्तान में काफ़ी लोकप्रिय है। लोकप्रियता का कारण भी है क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोगों की सुविधा के लिए प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उसमें भारत की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। चाहे वो सड़क निर्माण करना हो, पुल निर्माण करना हो, बांध निर्माण करना हो, सिंचाई सुविधा हो, या फिर बिजली उत्पादन हो, अस्पतालों का निर्माण करना हो, या फिर कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सीधे जनता को प्रभावित करते हैं, जनता की जो जीवन है उसको सुधारते हैं। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट भारत वहाँ पर चला रहा है, जिसकी वजह से भारत वहाँ की जनता में काफ़ी लोकप्रिय है।
और शांति काल में जो वहाँ की जो सत्ता है कि ज़मीनी समीकरण की बात करें तो इस्लामिक अफगानिस्तान में हमारी कोई भूमिका अब नहीं बनती दिख रही है। जिस तरीके से तालिबान हावी हो रहा है अफगानिस्तान पे, उस समय इस समय भारत की स्थिति कुछ ना बोलने वाली जैसी बन गई है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अफगानिस्तान के बारे में जान लीजिए और तालिबान के बारे में जान लीजिए, तब ये आर्टिकल आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अफगानिस्तान और जो अफगानिस्तान है वो आप कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान का तो पड़ोसी देश है ही, इसके साथ ही उसमें जो पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ उसकी जो रेखा है वो डूरंड रेखा है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2430 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है डूरंड रेखा। यह रेखा 1896 में यानी कि 1896 में एक समझौते द्वारा स्वीकार की गई थी। यह रेखा पश्तून जनजातीय क्षेत्र से होकर दक्षिण में बलूचिस्तान से बीच से होकर गुजरती है। इस प्रकार यह रेखा पश्तूनों और बलूचों को दो देशों में बांटते हुए निकलती है। अब अगर हम आगे बात करें कि अफगानिस्तान का भारत का कौन सा राज्य अफगानिस्तान से लगता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक राज्य है भारत का जो अफगानिस्तान की सीमा से लगता है, वो है जम्मू कश्मीर। अब जो विवाद है उसमें पाकिस्तान भी तालिबान का साथ दे रहा है, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से कब अलग हुआ? देखिए, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अंग थे। अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार अफगानिस्तान पर एकाधिपत्य कायम किया। वो अफगान यानी कि पश्तून था, अफगान या पश्तून था जब वहाँ पर उसने अधिकार किया था। 1751 तक अहमद शाह ने वे सारे क्षेत्र जीत लिए थे जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हैं। इसमें अफगानिस्तान की सीमा जो है वो और किन किन देशों से लगती है ये भी जान लीजिए कि अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन, उत्तर में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तथा पश्चिम में ईरान है। अफगानिस्तान के बारे में एक पॉइंट और दो पॉइंट हैं कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी और यहाँ की जो कैपिटल है वो है अफगान अफगानी और करेंसी है अफगान अफगानी और कैपिटल है यहाँ की काबुल। तो अब आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं और ये बताया गया है कि जब पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया तो हमारे पास अफगानिस्तान के लिए कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान से होकर ही एक रास्ता बचता है। उसके पाकिस्तान के पास जाने के वह रास्ते भी हाथ से निकल गए। पाकिस्तान से हुए युद्ध में हमारे पास गिलगित और बाल्टिस्तान को उससे कब्जे से मुक्त कराने का एक अवसर था जो कि इच्छा शक्ति की वजह से और राजनीतिक सोच की वजह से रह गया, वरना आज चीन का सीपैक प्रोजेक्ट तो अस्तित्व में आता ही नहीं। अफगानिस्तान को देखने का दुनिया का और हमारा नज़रिया अलग है। यह क्षेत्र जिसे हमारा इतिहास गांधार कंबोज के नाम से जानता है, भारत का ऐतिहासिक पश्चिमी प्रवेश द्वार रहा है। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर पॉइंट मिला सीपैक। सीपैक क्या है? देखिए, सीपैक का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा एक बहुत बड़ी वाणिज्यिक परियोजना है जिसका उद्देश्य दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान से चीन के उत्तर पश्चिमी स्वायत्त क्षेत्र सिंजियांग तक ग्वादर बंदरगाह, रेलवे और हाईवे के माध्यम से तेल और गैस की कम समय में वितरण करना है। अब जो सीपैक है, इस परियोजना का उद्देश्य जो है वो उद्देश्य रेलवे और हाईवे के माध्यम से तेल और गैस का कम समय में वितरण करना है। इस परियोजना में सड़कों, रेलवे पाइपलाइनों, जल विद्युत संयंत्रों, ग्वादर बंदरगाह का विकास और अन्य विकास परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। सूचनाओं के अनुसार ग्वादर बंदरगाह को इस तरह से विकसित किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान 19 मिलियन टन कच्चे तेल को चीन तक सीधे भेजने में सक्षम होगा।
भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है? देखिए, भारत इसका विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि यह गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के गिलगिट और बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के विवादित क्षेत्र बलूचिस्तान से होकर जाएगा। यातायात और ऊर्जा का मिला जुला यह प्रोजेक्ट समंदर में बंदरगाह को विकसित करेगा, जो भारत हिंद महासागर तक चीन की पहुंच का रास्ता खोल देगा। इसमें चीन को क्या फ़ायदा होगा? ये जो प्रोजेक्ट है सी पैक, इससे चीन को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, चीनियों के लिए यह रिश्ता रणनीतिक महत्व का है। यह गलियारा चीन को मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुंचने का छोटा रास्ता मुहैया कराएगा, जहां हजारों चीनी कंपनियां कारोबार कर रही हैं। इस परियोजना में सिनजियांग को भी कनेक्टिविटी मिलेगी और सरकारी एवं निजी कंपनियों को रास्ते में आने वाले पिछड़े इलाकों में अपनी आर्थिक गतिविधियां चलाने का मौका मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान पर शिकंजा कसते हुए उसकी आर्थिक सहायता में कमी कर दी गई थी। दूसरी ओर भारत की अमेरिका से बढ़ती नज़दीकियों के बीच चीन पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते और बढ़ाने में लगा है। चीन पाकिस्तान के विकास को बढ़ावा देकर भारत पर दबाव बढ़ाना चाहता है। वर्तमान में मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचने के लिए चीन के पास एकमात्र व्यावसायिक रास्ता मलक्का जलडमरू है। यह लंबा होने के अलावा युद्ध के समय बंद भी हो सकता है। तो जो ये सीपैक गलियारा है, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ये जाहिर सी बात है, रोजगार बढ़ेंगे, आधारभूत संरचना का विकास होगा, अमेरिका द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर निर्भरता कम होगी, पाकिस्तान के चीन से मधुर रिश्ते होने के कारण भारत पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो सीपैक के बारे में आपका जानना जरूरी था। आगे बताया जा रहा है कि भारत का ऐतिहासिक पश्चिमी प्रवेश द्वार था हुण कुषाण, यानी कि जो गंधार था, जो अब कंधार बोला जाता है। पर्वतीय दर्रों की सुरक्षा शताब्दियों से जिस गांधार का दायित्व रही है, वह गांधार लगातार हुए मजहबी आक्रमण के फलस्वरूप आज कंधार बन गया है। हमारी संस्कृति पर स्मृति लोप का प्रभाव इतना भयंकर है कि हमें अपना भूला हुआ इतिहास भी याद नहीं आता। देखिए, अफगानिस्तान और हमारे बीच दोनों देशों को विभाजित करने वाली ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर की दो सीमा रेखाएं हैं। पहली तो डूरंड लाइन है, जो अफगानिस्तान और आज के पाकिस्तान की सीमा है। दूसरी रेड क्लिफ लाइन है, जो बंटवारे के दौर में मारे गए हिंदुस्तानियों के खून से नहाई पंजाब और सिंध से होकर खींची गई है। अफगानिस्तान ने तो पहाड़ों से गुजरे पख्तून समाज को दो टुकड़ों में बांटने वाली डूरंड रेखा को आज तक स्वीकार नहीं किया है, मगर हमारे शासकों ने इस रेड क्लिफ लाइन को एक ऐसी रेखा मान लिया जिसे बदलने का कोई समय जैसे कभी आएगा ही नहीं। आज अर्थहीन हो चुकी डूरंड रेखा मात्र पख्तूनों को बांटने का काम करती आ रही है। यही अफगानिस्तान की मूल समस्या है। हमारे नेताओं ने कभी महसूस इस बात को नहीं किया। पाकिस्तान के कारण ईरान इराक से संपर्क बाधित हो जाना हमारी एक बड़ी समस्या थी, लेकिन उस पर भी कभी गौर नहीं किया गया। भारत का बंटवारा अफगानिस्तान का दुर्भाग्य लेकर आया। वह अफगानिस्तान जो कभी एशिया का चौराहा हुआ करता था, आज एक अविकसित जिहादी इस्लामिक देश बनकर रह गया है। 9/11 के बाद वहां से बेहद महंगी अमेरिकी जंग के बाद अब अमेरिकी सेना की वापसी वहां से हो रही है। अफगानी सेनाएं अमेरिकी सेनाओं की पूरी वापसी से पहले ही मैदान छोड़ती दिख रही हैं। तालिबान लड़ाकों की रणनीति क्षमता इससे प्रकट हो रही है कि उन्होंने सबसे पहले काबुल के उत्तरी ताजिक, उज्बेक और हजारा इलाकों में ही कब्जे का अभियान चलाया। देश के अधिकांश प्रवेश मार्गों का उनका कब्जा हो गया है। ये नॉर्दर्न अलायंस के वे क्षेत्र हैं जो आने वाली जंग में तालिबान के लिए बड़ी समस्या बनेंगे। पाकिस्तानी सेना तालिबान के समर्थन में है। ताशकंद शांति वार्ता में राष्ट्रपति गनी ने साफ आरोप लगाया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर आतंकी भेज रहा है, अफगानिस्तान के क्षेत्र में बड़े आतंकी भेज रहा है। सबसे पहले तालिबान जो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है उसके बारे में भी जान लीजिए कि तालिबान आंदोलन, जिसे तालिबान या तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। तालिबानी पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी। ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरवाद की
कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं। सितंबर 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, कल भी आपको बताया गया था, और कंधार अफगानिस्तान में हुई थी। इसके संस्थापक मोहम्मद उमर और अब्दुल गनी बरादार हैं। आज अफगानिस्तान का संकट मूलतः उस औपनिवेशिक षड्यंत्र का परिणाम है जिसमें अंग्रेजों ने अपना तत्कालिक हित देखते हुए डूरंड रेखा के जरिए पख्तून राष्ट्र को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया था। जब पाकिस्तान बना तो डूरंड रेखा के दक्षिण का पख्तून इलाका अनायास इसके पास आ गया। वैश्विक महाशक्तियों के राजनयिक इसे कभी समझ नहीं पाएंगे कि अफगानिस्तान की समस्या दरअसल पख्तून राष्ट्रवाद के नकार की समस्या है, जिसे इस्लामिक आवरण में छिपा रखने की कोशिश की जा रही है। मंजूर पश्तीन के पख्तून आंदोलन को खैबर पख्तूनवाद से मिलाकर देखा जा रहा है। भारत का विभाजन तो सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था, पर अफगानिस्तान में तो एक ही मजहब है। पख्तून राष्ट्र को मात्र औपनिवेशिक वर्चस्व के लिए 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। उपनिवेशों के समापन के 75 वर्ष बाद भी अफगानिस्तान को उसका परिणाम भुगतने को क्यों बाध्य किया जा रहा है? एक सक्षम राष्ट्र के रूप में अफगानिस्तान का अस्तित्व उसे आतंकवाद की दिशाहीनता से मुक्त कर देगा। विश्व के द्वारा पख्तून राष्ट्रवाद का स्वीकारना ही राजनीतिक लक्ष्य है जिसमें भारत की सक्रिय भूमिका बन सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है दक्षिण अफ्रीका में प्रताड़ित भारतवंशी, और ये आर्टिकल लिखा है राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार आर.के. सिन्हा द्वारा। इसमें दक्षिण अफ्रीका में जो भारत की स्थिति है, यानी कि भारतवंशियों को वहां परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर आर्टिकल लिखा गया है कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने ही वहां पर अश्वेत लोगों को अधिकार दिलाए थे। शायद साउथ अफ्रीका अब ये भूल गई है। तो आर्टिकल की शुरुआत करने से पहले हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो साउथ अफ्रीका है वो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण छोर पर स्थित एक गणराज्य है। इसकी सीमाएं उत्तर में नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे और उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक और स्वाजीलैंड से लगती है, जबकि लेसोथो एक स्वतंत्र देश है जो पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लेमफोंटेन। इसकी मुद्रा दक्षिण अफ्रीकी रैंड है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका की अगर हम खोज की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका आया कहाँ से? तो 1488 में बर्टोमेलूस डायस अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण बिंदु तक पहुंच गए थे। इसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता था। जब उससे पूछा गया कि किसने अफ्रीका की खोज की है और कब, इस घटना को अवसर संदर्भित किया जाता है। अंत में वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप से पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए थे। दक्षिण अफ्रीका में जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसमें टोटल 13 देश हैं और इसका जो पुराना नाम बताया जाता है साउथ अफ्रीका का, वो केप टाउन पुराना नाम बताया जाता है। अब शुरुआत करते हैं आर्टिकल की कि यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जब भारत में दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति योद्धा नेल्सन मंडेला की जयंती, जो कि 18 जुलाई को मनाई जाती है, का उनका स्मरण करने का उपक्रम हो रहा था, तब कई दक्षिण अफ्रीकी शहरों में भारतवंशियों पर हमले हो रहे थे। वहां बसे भारतीयों के घरों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा था। एक अनुमान के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में 20 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग हैं। भारतीय मूल के लोगों को जोहानिसबर्ग और क्वाज़ुलु नटाल में निशाना बनाया जा रहा था। अब ये हिंसक तत्व क्यों भारतीयों को निशाना बना रहे थे, इसका जवाब जानना जरूरी है। यह सब दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुम्मा को 15 महीने की कैद की सजा सुनाए जाने के बाद ऐसा कर रहे हैं। जुम्मा पर यह आरोप लगा है कि 2009 से 18 के बीच राष्ट्रपति पद पर रहते हुए सरकारी राजस्व में लूट घसोट उन्होंने करी है।
उन पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने भारत के उद्योगपति गुप्ता बंधुओं को खूब लाभ पहुंचाया है। जिन अरबों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में जुमा आरोपित हैं, उसी में गुप्ता बंधुओं का नाम भी शामिल है। आखिर जब जुमा पर दक्षिण अफ्रीका कानून के तहत कार्रवाई की गई है, तब भारतवंशियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मतलब उनका कहने का मतलब ये है, जो आंदोलनकारी हैं, कि उन्होंने भारत की वजह से हमारे पूर्व राष्ट्रपति को जेल हुई है, इसलिए हम भारतवंशियों को परेशान करेंगे। लेकिन वहाँ की जनता को ये भी सोचना चाहिए कि जो सज़ा जुमा को सुनाई गई है वो दक्षिण अफ्रीका के कानून द्वारा सुनाई गई है। वो आरोपित पाए गए हैं तभी उन्हें ये सज़ा सुनाई गई है। भारतीय अदालत ने उन्हें ये सज़ा नहीं सुनाई है। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि अफसोस होता है कि जिस देश में महात्मा गांधी ने अश्वेतों के हक और नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वह गांधी के देशवासियों संग घोर अन्याय कर रहे हैं। गांधी दक्षिण अफ्रीका सरकार की हिंसा को रोकने में कमजोर क्यों पड़ रही है? क्या वह भूल गई है कि उनके देश में सर्वकालिक महानतम नेता मंडेला भी गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। मंडेला का हमेशा से ही भारत से आत्मीय संबंध रहा था। वह लंबी जेल यात्रा के बाद रिहा होने पर 1990 में दिल्ली आए थे। वहाँ उनकी जेल से रिहा होने के बाद पहली विदेश यात्रा थी भारत की या विश्व की। भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंडेला के नाम पर एक मार्ग का नामांकन भी किया गया है। देखिए, जो मित्र राष्ट्र होते हैं, जो एक दूसरे के साथ उनके परस्पर सौहार्द संबंध होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब कोई प्रमुख हस्ती होती है तो उसके नाम पर, महापुरुषों के नाम पर, यानी कि जन नेताओं के नाम पर, राष्ट्राध्यक्षों के नाम पर सड़क, पार्क या संस्थानों के नाम रखने की एक परंपरा है जो आज तक चली आ रही है। भारत सरकार ने भी एक खास सड़क का नामांकन किया है। मंडेला 1995 में फिर भारत आए। उनके नाम पर जामिया मिलिया इस्लामिया में 2004 में नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की स्थापना भी की गई थी। इस केंद्र की स्थापना मुख्य रूप से इसलिए की गई थी ताकि दुनिया भर में शांति और सद्भाव के लिए भारत के प्रयासों का गहराई से अध्ययन हो सके। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी अफ्रीकी अध्ययन केंद्र है। वहाँ नेल्सन मंडेला चेयर भी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1954 से डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज कार्य कर रहा है। तो अब दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ फिलहाल जो कुछ हो रहा है वह स्पष्ट है कि कुछ भारतीय विरोधी शक्तियां भी ये करवा रही हैं। भारत तो सभी 54 अफ्रीकी देशों से बेहतर संबंध रखता है। भारत अफ्रीका में बड़ा निवेशक है। अफ्रीका में टाटा, महिंद्रा, भारती एयरटेल, बजाज ऑटो, ओएनजीसी जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियां कारोबार कर रही हैं और लाखों अफ्रीकी नागरिकों को रोजगार देती है। भारतीय एयरटेल ने अफ्रीका में करीब 17 देशों से दूरसंचार क्षेत्र में 13 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है। भारत कंपनियों ने अफ्रीका में कोयला, लोहा, मैग्नीज, खाद्यान्नों के अधिग्रहण में भी अपनी रुचि दिखाई है। इसी तरह भारतीय कंपनियों में दक्षिण अफ्रीका में यूरेनियम और परमाणु प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है। देखिए, जो भारतवंशियों की साउथ अफ्रीका में बसना कब शुरू हुआ, अगर हम इसकी बात करें तो अंग्रेज 1896 से लेकर 1901 के बीच में करीब 32,000 मजदूरों को वहाँ ले गए थे और विभिन्न राज्यों से केन्या, तंजानिया, युगांडा में ले गए थे और उन्हें केन्या में रेल पटरियां बिछाने के लिए लगाया गया। पूर्ववर्ती अफ्रीका का समूचा रेल नेटवर्क पंजाब के लोगों ने ही विकसित किया था। उन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी रेल लाइन नेटवर्क तैयार किया। उस दौर में जो आप कह सकते हैं कि केन्या में आने वाले जो लोग थे वो कारोबार करने के इरादे से वहाँ पहुँचे और रेलवे नेटवर्क का काम पूरा होने के बाद हुआ क्या कि अधिकांश जो पंजाबी थे या पंजाब वर्ग के या फिर भारत के और भी लोग थे वो वहीं पर बस गए, वो वापस वहाँ से नहीं आए। तो भारत की जो आबादी है इस तरीके से वहाँ पर बसी। लेकिन जो महात्मा गांधी थे वे साउथ अफ्रीका कब गए थे ये भी जान लीजिए। ये बात सभी जानते हैं कि वहाँ पर उन्होंने किस तरीके से आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई और अश्वेत लोगों को अधिकार दिलाया। 1893 में साउथ अफ्रीका वे गए थे और यहाँ रंग भेद की नीति के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी और 1884 में उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस
की स्थापना करी थी। अब इसमें 1893 में वो गए थे और 1800 लगभग 97 में उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। करेक्शन कर लीजिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने वहां ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक युद्ध छेड़ा था। गांधी जी ने वहां फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी की थी, जहां रहकर वे आंदोलन का संचालन करते थे। उनके साथ जो लोग थे वे गांधी जी के सादगीपूर्ण तरीके से जीवन यापन के सिद्धांतों का पालन भी करते थे। गांधी जी वहां पर काफी फेमस थे। भारत की ख्वाहिश रही है कि अफ्रीका के बाजार में भारत को और जगह मिले। भारत की समूचे अफ्रीका के प्रति सद्भावना को लगता है कि दक्षिण अफ्रीका में समझा ही नहीं गया है, इसलिए वहां पर भारतवंशियों को हमले का शिकार बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि सही साबित हुई आशंका। देखिए, जो केंद्र सरकार द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा आशंका जताई गई थी कि जो मानसून सत्र का पहला दिन है वो हंगामे की भेंट चढ़ेगा, और ऐसा होता दिख भी गया। तो ये एक आशंका सही साबित हुई थी। पहली ही न्यूज़ में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज, और बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है कि बुनियाद मजबूत, इकोनॉमी पर एफडीआई को भरोसा। अब एफडीआई क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देशों की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है, जिससे उसका पैसा लगता है। इसके साथ उसे निवेश वाली कंपनी में कुछ अधिकार भी हासिल हो जाते हैं। एफडीआई की शुरुआत 1991 में भारत में हुई थी। अब आर्टिकल को, इस न्यूज़ को देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत की मजबूत बुनियादी और बड़ा बाजार विदेश नीति को आकर्षित करता रहेगा। उन्होंने यह बात गिरीश भालचंद्र बापट और राहुल सोलवे द्वारा पूछे गए एक प्रश्न में लिखित उत्तर में लोकसभा में कही है। एक अन्य प्रश्न में उन्होंने बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतनमान 1 अगस्त 2017 से संशोधित किए जाना की जानकारी दी गई है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 25.4% से बढ़कर 64 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो वर्ष 2019 में 51 अरब डॉलर था, यानी लगभग 13 अरब डॉलर बढ़ा है। एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत 2019 में 8वें स्थान पर था, जो 2020 में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। अब ये विश्व निवेश रिपोर्ट क्या है? देखिए, विश्व निवेश रिपोर्ट जो है वो अंकटाड द्वारा प्रकाशित की जाती है। वैश्विक एफडीआई फ्लो महामारी में से बुरी तरह का प्रभावित भी हुआ है। यहाँ 2020 में 35% से गिरकर 1500 अरब डॉलर अमेरिका से घटकर सिर्फ 1000 अरब डॉलर रह गया है, और 2021 में 35% गिरा है, 1 लाख करोड़ डॉलर रह गया, जो यह एक साल पहले की अवधि से 1.5 लाख करोड़ डॉलर था। यूएन द्वारा प्रकाशित ये रिपोर्ट होती है अंकटाड। तो अंकटाड इसे प्रकाशित करता है। तो अंकटाड के बारे में जान लीजिए। अंकटाड का फुल फॉर्म जान लीजिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इसे हिंदी में बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। यह संस्था व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित उद्देश्यों को लेकर चलती है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष अब्दुल महमूद अब्दलीम मोहम्मद हैं, और 30 दिसंबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत नेपाल रिश्तों के पटरी पर लौटने के संकेत। देखिए, तकरीबन 3 वर्षों बाद भारत और नेपाल के रिश्ते अब तेजी से पटरी पर लौट सकते हैं। हाल के वर्षों में जिन मुद्दों पर दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई थी, उन्हें दोनों ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं। नेपाल में नई सरकार आने के बाद कूटनीतिक सर्किल में हवा के बदलने से साफ संकेत मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से सोमवार को टेलीफोन पर बात की। मोदी ने देउबा को उनके एक बार फिर नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने और संसद में विश्वास मत जीतने पर बधाई दी है।
नेपाली प्रधानमंत्री देउबा ने इस बातचीत के बारे में ट्विटर पर जानकारी दी और बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ आगे काम करना चाहते हैं ताकि द्विपक्षीय रिश्तों को और विस्तार दिया जा सके। देउबा ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया कि भारत जल्द ही नेपाल को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति करेगा। सरद रहे कि यानी ज्ञात रहे कि भारत ने पहले नेपाल और दूसरे पड़ोसी देशों को काफ़ी मात्रा में वैक्सीन दी थी, लेकिन बाद में जब अपने देश में कोरोना की दूसरी लहर आई तो वैक्सीन निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। नेपाल के बारे में जानकारी जान लीजिए। यहाँ के प्रधानमंत्री आपको पता चल गया कौन है। प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। यहाँ की कैपिटल है काठमांडू और करेंसी है नेपाली रुपया। तो ये आज का 20 जुलाई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।